मोल कंसेप्ट से डर लगता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता, अब आ जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो जी हाँ, अगर आपको मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं आता ना, और कभी समझ में भी नहीं आता, आपने कोशिश की होगी समझने की, बहुत टीचरों से पढ़ा होगा, पर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको समझ आता है, हल्का हल्का आता है पर क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपका चैप्टर में बेस क्या है, कमजोर है, आपके जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर नहीं है। तो मैं आपको इस अंदाज में भी ये पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं पे भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मोल कंसेप्ट में कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत स्मूथली हम चलेंगे और लेक्चर लेक्चर वाइज अपन सारे सारे कंसेप्ट क्या करते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, और आप खुद बोलोगे कि सर मेरे को पूरा मोल कंसेप्ट समझ में आ गया और मेरे सारे क्वेश्चंस भी बनने लग गए। बाकी बातें ज्यादा कम करते हैं और काम में ज्यादा ध्यान देते हैं, और करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो अब करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी, मोल कंसेप्ट। यस सर, ठीक है। अब देखो, आज मोल कंसेप्ट का पहला दिन है और शाम के बज रहे हैं 5, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए, सर ये मोल क्या हुआ, सर ये मोल क्या हुआ। अब ध्यान से देख, जब मैं दुकान में गया, ठीक है, तो दुकान में मैंने अंडे लेने थे, तो मैंने बोला सर कि 1 डजन अंडे दे दो भैया, 1 डजन अंडे दे दो, तो उसने मुझे 12 अंडे दे दिए, ठीक है। फिर मैं कॉपी किताब की दुकान में गया, वहां पर मैंने बोला सर 1 डजन मुझे रजिस्टर दे दो, तो उन्होंने मुझे 12 रजिस्टर दे दिए। मतलब 1 डजन का मतलब क्या हुआ, 12 यूनिट। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, मतलब 1 डजन का मतलब होता है 12 यूनिट। समझ में आ गया, ये अपने को पता है, ठीक है। वैसे ही एक पेयर का मतलब क्या होता है, 2 यूनिट। मैं बोलूँ जैसे एक पेयर सॉक्स दे दो, ठीक है, तो एक पेयर का मतलब क्या हुआ, 2, ठीक है। तो अब देख, अब मैं जैसे बोल रहा हूं ना कि 1 डजन मुझे एक्स दे दो, तो मुझे 12 अंडे दे रहा है वो दुकानदार, ठीक है। तो वैसे ही ना, जैसे 1 डजन 12 यूनिट को दर्शाता है ना, वैसे सेम टू सेम एक मोल भी उसी की तरह है। एक मोल में आते हैं पर बहुत ज्यादा, जैसे सिर्फ 1 डजन में सिर्फ 12 आते हैं ना, वैसे ही एक मोल में बहुत सारे आते हैं। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 6 × 10⁻23। मतलब 6 के आगे 23 जीरो और लगा दो, 6 × 10⁻23। समझ में आ गया तुमको, ठीक है। तो एक मोल में कितने होते हैं, कितने यूनिट्स होते हैं, 6 × 10⁻23, ठीक है। तो जैसे मैं 1 डजन बोलता हूँ, वैसे ही मैं एक मोल भी बोल सकता हूँ। तो ऐसा मत करना कि तुम दुकान में गए और तुमने बोल दिया कि दुकानदार साहब 1 मोल मुझे अंडे दे दो, या 1 मोल मुझे केले दे दो। तो मेरे भाई 1 मोल केले में तुम्हें पता है कितने केले चाहिए, लगभग 6 × 10⁻23। मतलब तुम्हारा जिस शहर में तुम रहते हो ना, वो पूरा शहर भर जाएगा इतने केलों से। तो वो तुमको केला तो बाद में देगा, वो दुकानदार तुम्हें अंडे तो बाद में देगा, पर पहले कुछ और जरूर दे देगा, ठीक है। तो उनको बोलना मत कि 1 मोल मुझे केले दे दो या फिर अंडे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जैसे अपन 1 डजन बोलते हैं, 1 डजन में 12 यूनिट्स आती हैं, वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं 1 मोल बोलूंगा तो 1 मोल में भी बहुत आते हैं कुछ। पर ये इसमें कितने सारे यूनिट्स आते हैं, 6 × 10⁻23। मतलब बहुत सारी यूनिट्स हैं यहाँ पर। तो इसलिए इतनी सारी यूनिट्स हैं, ठीक है, इसलिए अपन इसको डेली यूज में नहीं लेते, ठीक है। क्योंकि अपन दुकान में जाके थोड़ी बोलेंगे कि 1 मोल ये दे दो, 2 मोल दे दो, क्योंकि मोल में तो बहुत सारी यूनिट्स है ना। तो इतनी यूनिट्स तो क्या देगा वो, इतने यूनिट्स 6 × 10⁻23 क्या देगा, वो केले दे देगा तुमको। लो, पूरा शहर भर जाएगा भाई इतने केलों का, पूरा जो तुम्हारा शहर है इतने अंडों से भर जाएगा। 6 × 10⁻23, पता है तुम्हें कितना बड़ा नंबर है ये, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए कहीं ना कहीं 1 मोल को अपन नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते हैं। तो इसको यूज कौन करता है, सर इसको यूज करते हैं केमिस्ट, जो अपने ये केमिस्ट होते हैं ना, वो इसको यूज करते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है, मान लो ये गिलास है मेरे पास, ठीक है, और इसमें पानी रखा हुआ है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वाटर के पार्टिकल्स कितने हैं, वो सब डिनोट करते हैं अपन मोल्स में, ठीक है। या फिर ये सोना है अपना, तो गोल्ड में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपन डिनोट करते हैं किसमें, इसमें मोल में, ठीक है। तो मोल में बहुत माइन्यूट चीज, जो बहुत बिल्कुल छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको मोल में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 1 मोल के अंदर कितने आए, 1 मोल के अंदर आएंगे 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स,
ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं ना 6 × 10⁻23 को, इसको एक पर्टिकुलर इसको नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं एवागैड्रो, एवागैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एवागैड्रो नंबर। और इसको शो करते हैं Na से, Na से। Na का मतलब सोडियम नहीं है यहाँ पे, Na का मतलब होता है एवागैड्रो नंबर, ठीक है। तो मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल्स सर, Na पार्टिकल्स, मतलब 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं एवागैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देख 6 × 10⁻23 एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तुमको आज के बाद समझ में आ गया कि एक मोल के अंदर कितनी सारी पार्टिकल्स हैं। 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, मतलब 6 के आगे मैं अगर 23 जीरो लगा दूंगा ना, इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया। तो मोल ये है अपना, ठीक है। अब ये जो मैं मोल कंसेप्ट आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले अपने को कुछ क्या होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, आपको अगर मास नंबर ही नहीं पता, तो आपको आगे कैसे बढ़ सकते हो। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और आपको मैं बिल्कुल जीरो से लेकर ऊपर उठाने वाला हूँ। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप इसको 2x में भी देख सकते हो, या आगे स्किप करके अगला पार्ट देख सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप बिल्कुल मेरे साथ फ्लो में चलते रहो। अब देख पीरियोडिक टेबल है सर, ठीक है सर, पीरियोडिक टेबल है। अब देख ये आया अपना हाइड्रोजन। पहला जो पीरियड होता है ना, उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, ये हीलियम अपना, ठीक है। हाइड्रोजन होता है फर्स्ट ग्रुप में और हीलियम होता है अपना 18th ग्रुप में। टोटल कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। और टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पीरियोडिक टेबल तो मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर अभी जितना आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यूज आने वाला है ना, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम आ गए। सेकंड पीरियड में कौन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। थर्ड पीरियड में आ गया अपना सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। और फोर्थ पीरियड में आ गया पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो मतलब 20 तक, 20 एटॉमिक नंबर तक तो अपने को याद होनी चाहिए। तो इनके एटॉमिक नंबर ये लिखे हुए नीचे से देख, जिनके नीचे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, जो नीचे से रेड कलर से मैंने लिखे हुए हैं ना, वो क्या है, अपने एटॉमिक नंबर है। जैसे मैं कार्बन का बताऊं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। जैसे मैं ऑक्सीजन का बताऊं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है सर, अपना 8 है, ठीक है। तो जो नीचे से अपन नंबर लिखते हैं ना किसी भी एलिमेंट के, उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है सर। तो 20 एटॉमिक नंबर तक तो तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और एटॉमिक नंबर इनका अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि सर एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है, तो तुम्हें सीधा बिल्कुल हाथों हाथ बताना होगा कि 8 में तो सर ऑक्सीजन आता है अपना, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कि सर 6 एटॉमिक नंबर किसका है, तो तुमको पता होना चाहिए 6 नंबर एटॉमिक नंबर है अपना कार्बन का है। तो ये तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अब देख ये अपना क्या है, एक्स बना रहा हूं मैं किसी एलिमेंट को, ये एक्स मेरा कोई एलिमेंट है, ठीक है। ये कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, ये कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। तो देख एक नंबर मैं नीचे लिखता हूँ और एक नंबर मैं ऊपर लिखता हूँ। जो नंबर मैं नीचे लिखता हूँ उसको मैं जेड से डिनोट करता हूँ, और जो नंबर मैं ऊपर लिखता हूँ ना खोपड़ी के ऊपर, उसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। जो जेड होता है ना वो होता है एटॉमिक नंबर, मतलब जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर लिखा रहता है वो अपना मास नंबर है, ठीक है। एक्स अपना एलिमेंट है, ठीक है, जेड अपना एटॉमिक नंबर, और ए अपना क्या हो गया, मास नंबर। मतलब कोई एलिमेंट है, उसके जो नीचे लिखा रहेगा ना वो क्या अपना एटॉमिक नंबर है, और जो उसके ऊपर लिखा रहेगा ना वो अपना मास नंबर है, सिंपल, ठीक है। जो 18th ग्रुप है अपना 18th ग्रुप, तो 18th ग्रुप में आते हैं अपने नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आता है देख, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडन, ठीक है। और इनके एटॉमिक नंबर अपने को पता होने चाहिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये अपने को पता होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, हाउ ली ना की रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। और इनकी खोपड़ी में चार्ज क्या होता है पता है, +1। इनकी खोपड़ी में चार्ज क्या होता है, +1। मतलब जैसे लिथियम है मेरे पास, तो लिथियम के खोपड़ी में चार्ज क्या होगा, Li+, ठीक है। वैसे ही अगर जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सॉरी सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है, उनकी खोपड़ी में चार्ज होगा अपना +2। तो जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है इनकी खोपड़ी में चार्ज होगा अपना
+2। तो जैसे मैं बेटा बोलूँ, बेटा मतलब Be बरीलियम, तो बरीलियम की खोपड़ी में कितना चार्ज होगा, Be+2। मैग्नीशियम की खोपड़ी में कितना चार्ज होगा, Mg+2। ठीक है, तो देख बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, तो ये सेकंड पीरियड का अपना हो गया। ये पीरियोडिक टेबल में आप अच्छे से पढ़ोगे, बस मैं इतना थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। अब देख जो 17th अपना ग्रुप होता है, 17th ग्रुप, उसको अपन नोबल गैसेस बोलते हैं, सॉरी उसको अपन हेलोजन बोलते हैं। जो 17th ग्रुप है अपना, तो उसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। मतलब फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये क्या अपने 17th ग्रुप के हैं, इनको हेलोजेंस बोलते हैं और इनकी खोपड़ी में हमेशा चार्ज होता है -1। ठीक है, तो हेलोजेंस की खोपड़ी में चार्ज सर -1। सर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की खोपड़ी में चार्ज सर +1। सर सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की खोपड़ी में चार्ज सर +2। समझ में आ गया। और 20 तक एटॉमिक नंबर अपने को पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि सर 20 नंबर एटॉमिक नंबर किसका है, तो आपको पता होना चाहिए सर कैल्शियम का है। ठीक है, तो 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेना। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये x कोई मेरा एलिमेंट है, तो उसके नीचे जो मैं लिखता हूँ वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और उसकी खोपड़ी के ऊपर जो मैं लिखता हूँ उसको मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को अपन z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को अपन a से डिनोट करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देख एटॉमिक नंबर मुझे पता लग गया जैसे। ठीक है, तो मैं मास नंबर कैसे निकालूं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ना मुझे सब जगह मास नंबर का यूज आने वाला है। ठीक है, तो देख इसका मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ मास नंबर निकालने का। तो देख अगर एटॉमिक नंबर इवन हो गया, इवन मतलब 2 4 6 8, समझ में आ गया, ये इवन नंबर होते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर मेरा इवन नंबर हुआ ना, तो मेरे को मास नंबर कैसे निकालना पता है। इवन नंबर जो मेरा आया ना एटॉमिक नंबर, उसको डबल कर देना है, तो मेरा मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा एटॉमिक नंबर 2 है, तो मेरा मास नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा, मतलब डबल कर देना है। जैसे मेरा एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 तो क्या है, इवन नंबर है, तो बस मेरा मास नंबर क्या होगा, डबल कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20। 20 मेरा मास नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर इवन हुए तो मास नंबर कैसे निकालूंगा, सर उसको डबल कर दूंगा, सिंपल है, बात खत्म हो गई। ठीक है, दूसरी बात, अगर एटॉमिक नंबर ऑड हुए, ऑड मतलब 3 5 7 9, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर ऑड हुए ना, तो अपने को मास नंबर कैसे निकालना है, डबल करके एक प्लस कर देना, डबल करके एक प्लस कर देना। अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। पर इसके कोई एक्सेप्शंस हैं, देखो ये इसके एक्सेप्शंस हैं, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इनमें कैसे करना है बता दूंगा मैं। अब देख जैसे सबसे पहले कौन आया अपना, हाइड्रोजन आया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। 1 इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है सर। तो ऑड नंबर में मैंने बताया था कि डबल करके एक ऐड कर दो, तो 1 को डबल किया तो 2 आ गया, और एक उसमें ऐड किया तो 3 आ गया। तो 3 आना चाहिए था मास नंबर, पर यहाँ पर ये जुगाड़ लगा नहीं होता। याद रखना हाइड्रोजन का मास नंबर 1 ही रहता है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। यस सर, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 रहता है, ये एक्सेप्शन है, तो मैंने यहाँ पे ये स्टार लगा दिया। ठीक है, दूसरा आता है अपना हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। 2 अपना इवन नंबर है, तो मास नंबर क्या होगा, डबल कर दूंगा, तो 4 कर दिया मैंने, देखो ये 4 कर दिया मैंने। ठीक है, फिर तीसरा आता है लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और 3 अपना ऑड नंबर है, तो मास नंबर कैसे निकालूंगा, डबल किया मैंने और एक ऐड कर दिया, तो 3 का डबल 6 और 6 में एक और ऐड करूंगा, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ऐसे करके मैं मास नंबर निकालूंगा। बरीलियम भी मेरा एक्सेप्शन में था, ये देखो। ठीक है, तो बरीलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 4 तो इवन नंबर होता है, तो मास नंबर इसका डबल होना चाहिए, 8 होना चाहिए। पर क्या हो जाता है, 8 में एक और बढ़ा दो, 9 हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बोरोन क्या है, बोरोन का 5 है, 5 अपना ऑड नंबर है, तो 5 का दुना 10 और एक और ऐड करना पड़ेगा, 11, ये 11 आ गया। कार्बन का 6 है, 6 अपना इवन नंबर है, तो सीधा डबल कर दो, 12 आ जाएगा मास नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7 अपना ऑड नंबर है, तो आना कितना चाहिए था, 7 2 या 14 और 1 15, 15 आना चाहिए था, पर होता कितना है, 14 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। ऑक्सीजन अपना इवन नंबर है, तो 8 का 16। फ्लोरीन अपना 9 में 9 आ रहा है इसका एटॉमिक नंबर, और 9 अपना ऑड नंबर होता है, तो 9 का दुना +1, तो 9 2 या 18 +1 19। फिर आता है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और 10 अपना इवन नंबर है, तो सीधा क्या कर दो, डबल कर दो, 20 आ जाएगा, 10 का डबल। अब 11 आ गया। 11 अपना क्या है,
ऑड नंबर है तो इसको डबल करके और एक और ऐड करना पड़ेगा। तो डबल किया तो 22 आ गया और एक और ऐड किया तो 23 आ जाएगा मास नंबर। ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और 12 अपना इवन नंबर है तो मास नंबर उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 24। ठीक है। एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है और 13 अपना ऑड नंबर है तो इसको मैं जब डबल करूंगा तो एक और ऐड करना पड़ेगा तो 26 आ जाएगा डबल करके और एक और ऐड करके 27 आ जाएगा। ठीक है। अब सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। ठीक है। तो 14 तो इवन नंबर होता है तो इसको सिर्फ क्या करना है, डबल करना है तो 28 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अपना एटॉमिक नंबर 15 है इसका और 15 अपना ऑड नंबर है तो इसमें डबल करके एक ऐड कर दो तो 31 आ जाएगा। ठीक है सर। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 16 तो इवन नंबर आता है सर तो मैंने सिर्फ डबल कर देना है, आंसर आ जाएगा 32। ठीक है। फिर देख क्लोरीन भी इसमें एक्सेप्शन में और आर्गन भी, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 तो 17 तो अपना क्या है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है तो इसको डबल करके एक बढ़ाना था तो 17 को डबल करूंगा तो 34 आएगा और एक और बढ़ाऊंगा तो 35 आ जाएगा, पर इसका थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है 35.5 आ जाता है, क्या आ जाएगा 35.5, ध्यान रखना है ये सारे। फिर आता है अपना आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया अपना 18। ठीक है। तो 18 तो अपना इवन नंबर है तो उसको डबल करके कितना आना चाहिए था, 36 आना चाहिए था, पर इसका आ जाता है 40। ठीक है। इसका आ जाता है 40, ये भी ध्यान रख लेना। तो जो अपने को जुगाड़ से बाहर आ रहे हैं ना उनको मैंने स्टार लगा रखे हैं, जो एक्सेप्शन है। ठीक है। फिर आता है अपना पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है तो 19 ऑड नंबर है अपना तो इसको डबल करके एक ऐड करना है तो 19 को डबल करूंगा तो 38 आ जाएगा और एक और ऐड करना पड़ेगा 39 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम 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 का एटॉमिक नंबर है 20, 20 तो सर इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो इसको डबल करना पड़ेगा, 40 आंसर आ जाएगा मास नंबर का ये। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 20 तक मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। और उनके मास नंबर भी मुझे पता होने चाहिए। ठीक है। बाकी मेरे को बस इतना पता होना चाहिए, अगर एटॉमिक नंबर इवन है ना तो उसको डबल करना है और एटॉमिक नंबर ऑड है ना तो डबल करके एक और ऐड करना है। बाकी एक्सेप्शन 4-5 एक्सेप्शन है यहाँ पे, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन। या फिर आप ध्यान रख सकते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। बेरिलियम का मास नंबर कितना हो गया, बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होगा, 35.5 हो जाएगा और आर्गन का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आप इनको ध्यान भी रख सकते हो कि इनके मास नंबर ये होते हैं। ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया। ठीक है। तो 20 तक अपने को पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, 20 एटॉमिक नंबर तक। ठीक है। अब 21 से और 30 तक भी अपने को पता होना चाहिए। 21 से 30 तक ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक आध बार तो पढ़ा होगा ना। ठीक है। पर अगर आप अभी बिल्कुल फ्रेशर हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा और जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर इसको आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे। अब देख, एटॉमिक नंबर 21 किसका है, स्कैंडियम का, और 30 किसका है, जिंक का। तो 21 से 30 तक भी अपने को पता होना चाहिए। तो 21 में कौन आ रहा है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। तो इसमें क्या करना है ना, मास नंबर निकालने के लिए इनको डबल कर देना है, एटॉमिक नंबर को डबल कर देना है। तो देख 21 है, 21 को डबल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो फिर अपने को एक नंबर याद रखना है, ये फोन नंबर याद रखना है और ये सिंपल सा फोन नंबर है, सिंपल सा 3434, फिर 545453। देख पहले 34, फिर 545453। ठीक है। फिर 5.5 एंड 5, कितना सिंपल है। तो मतलब जो पहला वाला है, मतलब जो 21 वाला एटॉमिक नंबर है, उसमें मुझे डबल करके 3 और ऐड करना पड़ेगा, उसमें मुझे डबल करके 3 और ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो सबसे पहले कौन आ रहा है, स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो 21 को डबल किया तो 42 आ गया और इसमें मेरे को 3 और ऐड करना पड़ेगा तब मेरा मास नंबर आएगा। तो 42 में मैं 3 और ऐड करूंगा तो 45 हो जाएगा, तो 45 मेरा मास नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो इतने इतने ऐड अपने को करने पड़ेंगे डबल करने के बाद मास नंबर निकालने के लिए। ये कब के लिए है, जब 21 से लेकर 30 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। जैसे अपना जिंक है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है अपना, 30 है, तो 30 को डबल किया 60 हो जाएगा और लास्ट में है ना ये, तो 30 वाला क्या, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 60 में 5 ऐड करूंगा तो मास नंबर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर सारे पता है कि ये किसके हैं, ठीक है, और इनका मास नंबर भी आपको पता है, इनका मास नंबर भी आपको पता है। तो अगर आपको 30 तक पूरा अच्छे से पता है तो आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं आने वाली, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में इतना ही यूज आता है, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी कि आपको मास नंबर कैसे याद करने हैं, ठीक है। अब देख, अब स्टार्ट करते हैं। अब देख, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना सीख। अब देख, ये एक्स क्या है अपना, ये एक्स अपना क्या है, कोई एलिमेंट है जिसके नीचे लिखा हुआ है एक नंबर और एक नंबर ऊपर लिखा हुआ है। तो जो नीचे लिखा होता है ना मेरे भाई, वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा होता है ना वो अपना मास नंबर होता है। मतलब जो मैंने जेड से नीचे लिखा हुआ है वो जेड क्या बताता है, अपना एटॉमिक नंबर बताता है, और जो मैंने ए से ऊपर लिखा हुआ है ना तो वो ए क्या बताता है, मेरा मास नंबर बताता है, ठीक है। तो जेड अपना एटॉमिक नंबर हो गया, ए अपना मास नंबर हो गया, ठीक है। अब देख, तो जब मैं प्रोटॉन निकालता हूँ या फिर जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ वो कैसे निकालूंगा, देख जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना उतना ही मेरा प्रोटॉन होता है और उतना ही मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जो एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन क्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या, यस सर। मतलब जितना अपना एटॉमिक नंबर होता है, जितना अपना जेड होता है, उतना ही अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही अपने प्रोटॉन होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन न्यूट्रॉन निकालने, अब न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन अपना क्या होता है, ए माइनस जेड। तो प्रोटॉन निकालना आपने सीख लिया, यस सर, जितने एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। सर इलेक्ट्रॉन निकालना आपने सीख लिया, यस सर, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। सर न्यूट्रॉन निकालना आपने सीख लिया, यस सर, मैं मास नंबर को माइनस कर दूंगा एटॉमिक नंबर से तो मेरा न्यूट्रॉन आ जाएगा। फिर एक और आता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब मेरे को प्रोटॉन निकालना आ गया, यस सर, मुझे न्यूट्रॉन निकालना आ गया, यस सर, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा ना तो ये आ जाएगा न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, ठीक है, ये आ गया अपना न्यूक्लियॉन, ठीक है। अब एग्जांपल करते हैं अपन, देख जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट दे दिया कार्बन, ठीक है, तो देख कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर देख क्या है, ये कहाँ है कार्बन, ये कार्बन आ गया, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर इसका 12 है। मतलब इसके नीचे में 6 लिखूंगा और खोपड़ी में 12 लिखूंगा, ठीक है। देख कार्बन है, कार्बन के नीचे मैंने 6 लिखा और खोपड़ी के ऊपर मैंने 12 लिख दिया। मतलब 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है और 12 कार्बन कार्बन का मास नंबर होता है, ठीक है। अब देख मैंने आपको बताया था सर जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। सर जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, 6 हो गए। सर न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपने बताया था मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब सर 12 माइनस 6 तो कितना हो गया, ये भी 6 हो गए। कितना सिंपल बात है। फिर आता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने निकाले मैंने, सर 6 निकाले, 6 प्लस न्यूट्रॉन कितने निकाले मैंने, सर वो भी 6 निकाले, 6। तो न्यूक्लियॉन कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। अब देख, अब नेट चार्ज बताना है, नेट चार्ज कितना है किस पे, कार्बन के एक एटम पे, नेट चार्ज। अब ध्यान से देख, उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें। जो एक प्रोटॉन होता है ना, एक प्रोटॉन, उसमें चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये पॉजिटिव में होता है। 1 प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है, और ये प्लस में होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ठीक है, तो देख मैग्नीट्यूड तो सेम वही है, जो मैंने ऊपर मैग्नीट्यूड पढ़ाया था उतना ही मैग्नीट्यूड है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। पर यहाँ पर साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। प्रोटॉन में प्लस है तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है। और जो अपना न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है सर। अब देख, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं बात करूं कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो दोनों का चार्ज तो देख बराबर है, बस साइन की डिफरेंस है। अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो खत्म हो गया ना खेल, खत्म हो गया ना। याद है पहले जब रामायण आती थी स्टार्टिंग में, जब हम बचपन में दूरदर्शन देखते थे उस टाइम रामायण आती थी, एक तीर इधर से आती थी, एक तीर इधर से आती थी, बीच में फूट जाती थी, जीरो हो जाता था। वैसे ही देख, एक प्रोटॉन इधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की ताकत बराबर है, बस उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और आके फूटते हैं वो दोनों खत्म हो जाते हैं, जीरो। बिल्कुल, नेट चार्ज कितना हो जाता है, जीरो। मतलब एक प्रोटॉन मिलके और एक इलेक्ट्रॉन मिलके नेट चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस दोनों की एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ठीक है। अब ध्यान से देख, तो यहां देख जो कार्बन का एटम था इसमें प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन इसमें प्रोटॉन कितने थे,
प्रोटॉन इसमें 6 थे और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे, 6 थे। मतलब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अरे मेरे भाई, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना। तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, अगला है अपना ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटम मतलब ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं ओ से, नीचे लिखते हैं अपन एटॉमिक नंबर, खोपड़ी के ऊपर लिखते हैं मास नंबर। तो देखते हैं और ऑक्सीजन का क्या होता है। ये ऑक्सीजन है सर, ठीक है। नीचे एटॉमिक नंबर 8, ऊपर मास नंबर 16, ठीक है। तो नीचे 8 और ऊपर 16। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। तो नीचे एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, और मास नंबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो देख इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सर जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, तो 8 प्रोटॉन हो गए। सर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, सर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये कितना हो गया सर, 8 हो गया, ठीक है। सर न्यूक्लियन क्या हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने अपने 8 है और न्यूट्रॉन भी कितने 8 है, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया न्यूक्लियन, ठीक है। और नेट चार्ज, नेट चार्ज निकालना है अपने इसमें। अरे मेरे पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन उधर से आए, इलेक्ट्रॉन इतने से आए, दोनों का बस डायरेक्शन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, पर मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना। तो आगे आगे फूटेंगे ना जब, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब अपना आता है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो देख 2 H है इसमें, तो 2 H लिख दिए मैंने और एक ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन का मैंने एटॉमिक नंबर क्या बताया था आपको, हाइड्रोजन का मैंने एटॉमिक नंबर क्या बताया था आपको, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, ठीक है। अब देख जब कभी मॉलिक्यूल का आ जाएगा, अब इसमें पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और 8 ये हो गए, तो टोटल 10 हो गए ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अगर मुझे प्रोटॉन भी निकालना है, तो प्रोटॉन भी तो एटॉमिक नंबर ही होता है, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। फिर मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन के एटम में कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पर भी कितना हो गया, 1 माइनस 1 जीरो। मतलब जो हाइड्रोजन के एटम है वहां पर न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपना कितना आ जाएगा, सिर्फ 8 आ जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया अपने को। अगला आता है अपने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, CO2, मतलब एक सी है और 2 ऑक्सीजन है। समझ में आ गया। कार्बन की खोपड़ी में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, ये क्या हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है और मास नंबर कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, ठीक है। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन निकाल के। सर जितने एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 प्लस 8 प्लस 6, तो कितने हो गए, 8 और 8 16, और 16 में 6 और ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 22 हो गए। अगर मैं प्रोटॉन निकालूंगा तो प्रोटॉन भी तो एटॉमिक नंबर ही होते हैं, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूंगा तो यहाँ पर देख 16 माइनस 8 करूंगा तो 8 आएगा। यहाँ पर भी मैं 16 माइनस 8 करके 8 आएगा, और यहाँ पर 12 माइनस 6 करके कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 8 और 8 6, सॉरी 8 और 8 16 और 6 कितना हो गया, 22। तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे मेरे, 22 हो जाएंगे। समझ में आ गया तुमको। तो किसी मॉलिक्यूल में भी मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, प्रोटॉन निकाल सकता हूँ, न्यूट्रॉन निकाल सकता हूँ, नेट चार्ज निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे नेट चार्ज निकालना है तो देख जितने प्रोटॉन, सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो एक तरफ से प्रोटॉन आ रहे हैं 22, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 22, दोनों बीच में फूटे, नेट चार्ज जीरो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, दोनों की पावर बराबर है, ठीक है। तो ये अपना नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो जाएगा, सिंपल, ठीक है।
अगला देखते हैं अपन। अब आ गया अपना ऑक्साइड आयन। अब ऑक्साइड की खोपड़ी में क्या लगा हुआ है, -2 लगा हुआ है। ठीक है, ऑक्साइड की खोपड़ी में -2 लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो मैं जितना भी देख रहा था ना, सारे न्यूट्रल थे, सारे न्यूट्रल थे, कोई चार्ज नहीं लगा हुआ था खोपड़ी में। अब चार्ज वाला आ गया। अब देख ऑक्सीजन ये लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, पर अब चार्ज भी लिखा हुआ है -2। समझ में आ गया तुमको? तो देख नीचे क्या एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर मेरा क्या बताता है, एटॉमिक नंबर मेरा क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन भी बताता है और प्रोटॉन भी बताता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मैंने कितने लिख दिए, 8 लिख दिए, प्रोटॉन भी कितने लिख दिए, मैंने 8 लिख दिए। ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 16 माइनस 18, तो ये भी 8 आ गया। ठीक है, पर ध्यान से देख, जो ये ऊपर लिखे हुए हैं ना -2, अगर जो भी ऊपर लिखा होता है ना, इलेक्ट्रॉन में जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते रहते हैं ना, तो उसका उल्टा कर देना है। तो इलेक्ट्रॉन में ऊपर कितना लिखा हुआ है, -2 चार्ज लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन में मुझे +2 ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, +2। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा अपने, 10 हो गए। समझ में आ गया तुमको? जैसे ऊपर -2 लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जब मैं निकालूंगा तो उसमें +2 ऐड करना पड़ेगा। ऊपर अगर +3 लिखा हुआ है, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसमें -3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो हम चेंज करते हैं, ये किसमें करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन निकालते हुए चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब अपने को नेट चार्ज निकालना है। ठीक है, तो नेट चार्ज में कैसे निकालूंगा, नेट चार्ज में कैसे निकालूंगा, देख प्रोटॉन मेरे पास कितने हैं सर, 8 हैं, और इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं, 10 है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, एक्सेस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, एक्सेस हैं। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इसको मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये अपना अपना इसमें नेट चार्ज आ जाएगा ऑक्साइड आयन में, ऑक्साइड आयन में। ये खोपड़ी में -2 है। ठीक है, अब अगला आता है एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, Al+3। तो देख एल्यूमिनियम का अगर तुम देखोगे ना, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 13 होता है, और मास नंबर कितना होता है, 27 होता है, सॉरी। ठीक है, तो देख जो एटॉमिक नंबर होता है, मुझे पता है जो एटॉमिक नंबर है वही मेरा क्या है, प्रोटॉन है, और वही मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन मेरा कितना हो गया, 13 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी मेरा कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 27 माइनस 13, तो ये कितना हो गया, 14 हो जाएगा। ठीक है, पर ध्यान से देख, खोपड़ी में कहीं ना कहीं +3 चार्ज भी है, और मैंने आपको बताया था जितना भी चार्ज दिखे ना, उसको अपोजिट करके मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिखना है। तो +3 लिखा हुआ है ना, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो उसमें -3 मुझे करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन मैंने 13 निकाले, तो इसमें -3 करना पड़ेगा मुझे, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ गया तुमको, समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन नेट चार्ज निकालेंगे ना, तो नेट चार्ज देख, प्रोटॉन कितने अपने 13 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास 10 हैं। मतलब 3 प्रोटॉन मेरे एक्सेस में है, 3 प्रोटॉन ज्यादा हैं, और एक प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 3 प्रोटॉन एक्सेस हैं, तो 3 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम में मेरा नेट चार्ज हो जाएगा। कितना सिंपल है यार। ठीक है, अगला देख सोडियम आयन, सोडियम आयन मतलब सोडियम की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज। सर सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज ही तो होगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो सोडियम आयन, तो देख सोडियम कैसे लिखते हैं अपन, ये मैंने सोडियम लिखा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और मास नंबर कितना होता है, 23। ठीक है, और खोपड़ी में इसका चार्ज कितना है, +1 है। तो देख जो नीचे नंबर दिख रहा है वो एटॉमिक नंबर है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही अपने प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मुझे 23 माइनस 11 करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा अपना, 12 आएगा। ठीक है, पर खोपड़ी में प्लस चार्ज लिखा हुआ था, +1 लिखा हुआ था, तो मेरे को पता है जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, तो इलेक्ट्रॉन जितने भी आए उसमें मुझे -1 करना पड़ेगा। बिल्कुल अपोजिट करते हैं, +1 लिखा होगा तो -1 कर दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो ये कितने आ जाएगा अपने, 10 हो गए। ठीक है, तो अब मुझे नेट चार्ज निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 है, और प्रोटॉन मेरे पास 11 है, मतलब एक प्रोटॉन मेरे पास एक्सेस है, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सिंपल, बिल्कुल सिंपल हो गया। नेट चार्ज कितना हो गया सोडियम आयन पे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको चाहे कुछ भी दे दूँ ना, आप उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आप उसमें प्रोटॉन निकाल सकते हो, आप उसमें न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, आप उसमें न्यूक्लियॉन भी निकाल सकते हो, और आप उसमें नेट चार्ज भी निकाल सकते हो। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली।
ठीक है। तो ये जो आज हमारा लेक्चर है ना मोल कंसेप्ट का, ये बेसिक लेक्चर है, ठीक है। अब देख, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, बहुत बच्चे होते हैं इनको यही नहीं पता कि एटम क्या हुआ, मॉलिक्यूल क्या हुआ, कंपाउंड क्या हुआ, ठीक है। अब देख, कोई एक अकेला बंदा है ना, कोई एक एलिमेंट और वो अकेला है, बिल्कुल सिंगल है, जिंदगी अकेला बिल्कुल, तो उसको अपन बोलते हैं एटम। देख, ऑक्सीजन अकेला है, बिल्कुल अकेला है, कोई इसके पास नहीं है, तो इसको मैंने बोलना है कि ये ऑक्सीजन का क्या है, एटम है। यहाँ पे देख, हाइड्रोजन बिल्कुल अकेला है, कोई दिक्कत नहीं, अकेला घूम रहा है मस्त, ये क्या है, एक एटम है। कोई अकेला पाया गया, नाइट्रोजन अकेला मिल गया, सर कोई बंदा इसके साथ नहीं है, अकेला घूम रहा है, बिल्कुल तन्हाई में अकेला है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एटम है। तो कोई अकेला बंदा है, वो क्या होता है, अपना एटम होता है, सिंपल, ठीक है। अब देख, पर कभी कभी दो मिल जाते हैं, उनके साथ एक और मिल गया, उनके साथ एक और मिल गया, तो देख जैसे ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन मिल गया, बन गया अपना O2, तो इसको बोलते हैं अपन मॉलिक्यूल, मतलब ये क्या, अपना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये अपना देख, हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन मिल गया, ये अपना हाइड्रोजन का क्या है, मॉलिक्यूल है। और ये नाइट्रोजन के साथ एक और नाइट्रोजन मिल गया, तो ये नाइट्रोजन का क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। अभी तो देख, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही मिल रहा था, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ही मिल रहा था, और जैसे कार्बन होता तो कार्बन के साथ कार्बन ही मिलता, C2 बन जाता, तो वो क्या होता, मॉलिक्यूल बन जाता, ठीक है। पर अब कहीं कोई दूसरा एलिमेंट भी आ गया, तो देख यहाँ पर जैसे एक से ज्यादा एलिमेंट आ गए, कार्बन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन कंपाउंड, इनको क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे देख, यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, अलग अलग है ना दोनों, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंपाउंड। नाइट्रोजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, अलग अलग है ना दोनों, इसको मैंने बोल दिया कंपाउंड, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देख, जो मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूल, तो दो टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या फिर हो सकते हैं होमो एटॉमिक, या फिर हो सकते हैं हेट्रो एटॉमिक। तो देख, मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल है, जैसे ये H2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन के ही एटम है ना, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो मतलब सेम, तो दोनों हाइड्रोजन है, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे ये क्या है, O2, यहाँ पर दोनों सेम सेम है ना, मतलब ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। वैसे ही देख, N2, ये भी क्या है, अपना होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होमो एटॉमिक अगर सारे एटम्स सेम है, और एक हेट्रो एटॉमिक अगर एटम्स अलग अलग हैं। तो ये जैसे एमोनिया है ना, इसमें एक नाइट्रोजन भी आ गया और 3 हाइड्रोजन आ गए, तो अलग अलग एटम्स आ रहे हैं ना, तो ये कैसा है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और ये वाटर क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। CO2 क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मतलब जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, उन्हीं को कंपाउंड बोलते हैं क्या, यस सर, यस सर, समझ में आ गया। तो जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड्स बोल सकते हैं, कंपाउंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, जितने भी कंपाउंड होते हैं वो क्या सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नहीं होते मेरे भाई। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल थोड़ी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं, ये भी गलत बात है, क्योंकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हो गया कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो अपने क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें एक एटम से ज्यादा आ गए, जैसे ऑक्सीजन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, साथ में ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। एक से ज्यादा एटम आ गए, एक से ज्यादा टाइप के, ठीक है। तो वो अपना क्या हो जाएगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। अब देख, जैसे यहाँ पर क्या है, NH3 है, तो NH3 अपना क्या एटम है, नहीं सर ये एटम नहीं है। क्या ये मॉलिक्यूल है, यस सर ये तो मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को मैं कंपाउंड बोल सकता हूँ क्या, यस सर इसको मैं कंपाउंड भी बोल सकता हूँ। तो इसको मैं अमोनिया का मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूँ और अमोनिया कंपाउंड भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो मैं खोल के लिख लेता हूँ NH, ठीक है। नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना है, 7, और मास नंबर होता है इसका 14, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 1 1 1 1 1। तो देख, जो ये एटॉमिक नंबर होते हैं, यही मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना हुए, 7 8 9 10, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गए मेरे, 10 हो गए, ठीक है। प्रोटॉन भी मेरे कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। न्यूट्रॉन होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे, 14 माइनस 7 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गए। और नेट चार्ज कितना हो गया, यहाँ पर कोई अमोनिया के इधर उधर कोई चार्ज लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ चार्ज। तो देख, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10, इधर से 10 प्रोटॉन आ रहे हैं, बीच में फुट गए, नेट चार्ज 0, ठीक है। नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देख, ये O2 है, O2, सर O2 क्या एटम है, नहीं सर एटम थोड़ी है ये। सर O2 क्या मॉलिक्यूल है, यस सर ये तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। सर ये कंपाउंड है क्या,
अरे नहीं मेरे भाई, जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको कंपाउंड बोलते हैं, तो ये कंपाउंड भी नहीं है। मतलब ये ऑक्सीजन का क्या है, अपना मॉलिक्यूल है। अब इसमें अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 O लिखे मैंने। एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 8 इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, वही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने, और वही प्रोटॉन होते हैं। तो 8 और 8 16, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए और 16 ही क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। और जब मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 16 माइनस 8 8 आ जाएगा। तो 8 और 8 कितना हो गया, ये भी 16 हो गया। अब देख, जितना पॉजिटिव प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो इधर से 16 प्रोटॉन आ रहे हैं, इधर से 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बीच में फुटे बिल्कुल जीरो हो गया। जीरो क्यों हो रहा है ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। समझ में आ गया तुमको, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। अब अगला आता है कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो एक कार्बन है और 3 क्या है इसमें, ऑक्सीजन है, और -2 चार्ज है। -2 चार्ज मुझे दिखा, मुझे समझ में आ गया सर, जब मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना सर, जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं उसमें 2 ऐड कर दूंगा, क्योंकि खोपड़ी में -2 था तो मुझे +2 करना पड़ेगा जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ठीक है। कार्बन का 6 12 8 16 8 16 8 16, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालूं, 6 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और 24 में 6 और ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 30 हो गए। पर खोपड़ी में मैंने देखा सर -2, तो मुझे कहीं ना कहीं +2 ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो ये कितना हो गया, 32, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आता प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो कितना रहेगा, 30 रहेगा। न्यूट्रॉन करने, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना हो गया, 6, यहाँ पर कितने हुए, 8, यहाँ पर कितने हुए, 8, यहाँ पर कितने हुए, 8, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 आ रहा है, ठीक है। तो नेट चार्ज देख, प्रोटॉन अपने कितने हैं, 30 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास, 32 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इंटू 2 से करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना नेट चार्ज अपना कार्बोनेट आयन में प्रेजेंट है। समझ में आ गया, ठीक है। अगला आ गया अपना अमोनियम आयन, ठीक है। तो इसमें एक नाइट्रोजन है और 4 के अपने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। नाइट्रोजन मतलब 7 14 1 1 1 1 1 1 1 1, और खोपड़ी में प्लस चार्ज भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा, 7 8 9 10 11 11, पर खोपड़ी में +1 था तो -1 करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटॉन तो अपना 11 ही आएगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, यहाँ पर 7, बाकी तो हाइड्रोजन में 0 ही होता है, तो न्यूट्रॉन सिर्फ 7 है। तो नेट चार्ज निकालना है, तो प्रोटॉन कितने अपने पास, 11 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास, 10 हैं। मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो एक प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें नेट चार्ज आ जाएगा अमोनियम आयन में, ठीक है। कितना सिंपल है देख। अब देख, अब अपने को जब मैं मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो अपने को वहां पर ये भी यूज में आएगा कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन का क्या एटम है, तो जो इसका मोलर मास होता है ना, जो इसका मोलर मास होता है ना, वो ही इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो मोलर मास इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो जो इसका मास नंबर होगा ना, वही इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 ग्राम का। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये O2 की बात करें, तो एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं ना, तो ये कितने ग्राम के हो जाएंगे, 32 नहीं हो जाएगा क्या, 32 ग्राम। समझ में आ गया। ऐसे लिखना है देख, O2 तो O 8 और ये 16, 8 और ये 16, और मुझे क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है, मतलब मुझे ये ऐड करने पड़ेंगे ऊपर वाले। तो 16 और 16 कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। अब अपन अगला देखते हैं, ये लिखा हुआ अपना CO2, मतलब एक इसमें कार्बन है और 2 इसमें क्या है, ऑक्सीजन लगे हुए हैं। कार्बन क्या हो गया अपना 6 और 12, ऑक्सीजन हो गया अपना 8 और 16, और ये 8 और 16। मतलब अगर मैं ये ऊपर के काउंट करूंगा ना, तो ये मेरा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 16 + 16 32, और उसमें 12 और ऐड करूं तो 4 4, मतलब 44 ग्राम क्या आ जाएगा, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको समझ में आ रहा है। जो मेरे मास नंबर है ना, उनको काउंट करना है, ठीक है। अब देख, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो मास नंबर कितना होता है सर, 1 होता है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी कितना आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब H2O है, H2O मतलब H
H और O, तो हाइड्रोजन ये रखा, हाइड्रोजन ये रखा, ऑक्सीजन का ये रखा मैंने। तो ऊपर के मुझे काउंट करने हैं, ऊपर के काउंट करने हैं मुझे। तो ऊपर के काउंट करने पर कितने ग्राम आ जाएंगे? 18 ग्राम आ जाएगा। मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया सर? 18 ग्राम हो गया। ठीक है, अब देख एमोनिया है तो नाइट्रोजन रखा मैंने और 3 हाइड्रोजन रख दिए मैंने। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, 14, हाइड्रोजन का 1 1 1 1 1 1। तो ऊपर के अगर मैं काउंट करूंगा ना तो कितने हो जाएंगे? ये 14, 15, 16, 17। तो ये जो 17 ग्राम है ना, ये मेरा कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा एमोनिया का। सिंपल है। अब देख जैसे ये है अपना O-2, मतलब ऑक्साइड आयन है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 और ये 16, और चार्ज कितना है इसमें? -2 है। ठीक है, तो इसमें चार्ज का कोई मतलब नहीं होता। जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं ना तो इसमें जो चार्ज का है ना वो कोई मतलब नहीं होता। तो जो इसका मोलर मास है, जो इसका मास नंबर है, वही क्या हो जाता है? अपना मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा मत करना कि -2 लिखा हुआ था तो तूने +2 करके इसको 18 कर दिया, ऐसा नहीं करना। वो हमको कब करना है? जब हमको इलेक्ट्रॉन निकालने थे। ठीक है, जब हमको इलेक्ट्रॉन निकालने थे तब करते हैं कि -2 चार्ज था तो +2 कर दिया, +2 चार्ज दिखा था तो -2 कर दिया, अपोजिट कर देते थे जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते थे। यहाँ पर तो अपन क्या निकाल रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं ना। तो जितने जितने मास नंबर होंगे ना उनको अपने को काउंट करने हैं, तो वही अपना क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। जैसे अपना कार्बोनेट आयन आया तो COOO, -2 तो कोई मतलब नहीं है मॉलिक्यूलर वेट निकालने में, तो चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तो 6, 12, 8, 16, 8, 16, 8, 16, तो 16 और 16 कितना हो गए? 32 हो गया। 32 और 16 कितना हो गया? देख 32 और 16 48 हो जाएगा। 48 और 48 में 12 और ऐड करूंगा तो 60 हो जाएगा। तो 60 मॉलिक्यूलर वेट होता है किसका? कार्बोनेट आयन का। ये याद नहीं करना, ये निकालने आने चाहिए अपने को। और मैंने आपको एक एटॉमिक नंबर से 30 एटॉमिक नंबर तक पूरा पढ़ा दिया, उनके मोलिकुलर वेट, उनका मास नंबर निकालना आपको सिखा दिया। और मास नंबर आपने कैलकुलेट कर लिए तो आपका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अब हम सीखते हैं यूनिटरी मेथड। तो वापस से अब आप जाओ आप क्लास 6 में। जब आप क्लास 6 में थे तब आपको पढ़ाया गया था यूनिटरी मेथड। तो वो अगर यूनिटरी मेथड आप सीख गए ना तो आपका मोल कंसेप्ट का 30 से 40% पार्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाने वाला। मोल कंसेप्ट अगर आपको उसमें पकड़ चाहिए और दिमाग आपका चल रहा है ना, आपको अगर यूनिटरी मेथड लगाना आता है तो आपका मोल कंसेप्ट का 30% से 40% डर खत्म हो जाएगा। तो आप यूनिटरी मेथड लगाना आपको सिखाता हूँ। हालांकि ये क्लास नंबर 6 में पढ़ाया जाता है। जब आप 5th 6th में रहे होंगे ना फिर आपको पढ़ाया होगा यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब देख आपको क्या करना है ना, पहले एक एरो बनाना है। ठीक है, तो जो एरो का ये हेड है ना, हेड, इस साइड अपने को वो लिखना है जो हमको क्या हुआ? निकालना है। जो हमको निकालना है वो इधर साइड लिखना है। और जहां से निकालना है मतलब जो हमको दिया हुआ है कि यहां से निकालो, जहां से निकालना है वो अपने को एरो का जिधर टेल है ना उधर अपने को लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देख, और पहली लाइन हमको वो लिखनी होती है जो हमको दी हुई है। पहली लाइन हमको वो लिखनी होती है जो हमको दी हुई है। ठीक है, जो हमको दी हुई है वो पहली लाइन लिखनी होती है हमको। एरो के राइट साइड मतलब एरो का जिधर हेड है उधर उसको वो लिखना है जो हमको निकालना है, जो हमसे पूछा हुआ है। और एरो का जिधर टेल है उधर हमको वो चीज लिखनी है जहां से पूछा हुआ है। इधर जो पूछा हुआ है, इधर जहां से पूछा हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, तो देख जैसे ये अपना क्वेश्चन आ गया, 1 डजन में 12 अंडे होते हैं। तो ये पहली लाइन हमको पता है। ठीक है, मैंने पहले एरो बनाना है। ठीक है, और हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 डजन में 12 अंडे होते हैं। ठीक है, तो 3 डजन में कितने अंडे होंगे? तो पूछा हुआ क्या? अंडे पूछे हुए हैं, मतलब एक्स निकालने हैं हमको। तो जो पूछा हुआ है वो मैंने इधर साइड लिखा और जहां से पूछा हुआ है वो मैंने इधर साइड लिखा। डजन से पूछा हुआ है ना कि 3 डजन में कितने हुए, तो डजन से पूछा हुआ है। ठीक है, और पहली लाइन क्या लिखते हैं अपन? जो हमको दी गई है। तो देख एग कितने दिए हुए हैं? 12 दिए हुए हैं, 12 लिख दिया मैंने। और कितने अंडे, कितने डजन में होते हैं 12 एग? 1 डजन में होता है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड मतलब 1 में, तो 1 में तो दे ही रखा है। तो यहाँ पर अपने को बस क्या करना है, 1 में तो दे ही रखा है और कितने में पूछा हुआ है? 3 में पूछा हुआ है, तो 3 में निकालना है अपने को। तो 3 में कितने हो जाएंगे? 12 × 3 तो कितना हो जाएगा? 36। 36 क्या हो जाएंगे अपने? एक्स हो जाएंगे। कितना सिंपल है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन यूनिटरी मेथड। अगला क्वेश्चन देख, 12 एग होते हैं 1 डजन में। ये लाइन उन्होंने दे दी कि 12 अंडे होते हैं 1 डजन में। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि 18 एग में कितना डजन हुआ? मतलब हमारे पास अगर 18 एग हैं तो कितने डजन होंगे? तो मतलब डजन पूछे हुए हमसे, तो इधर साइड क्या लिखूंगा? डजन लिखूंगा। और कहाँ से पूछे हुए हैं? एग से पूछे हुए हैं।
कि 18 एग में कितने डजन हुए। ठीक है, तो पहली लाइन हम क्या लिखते हैं, जो हमको दे रखी है, तो राइट साइड डजन लिखना है। तो डजन कितने दे रखे हैं, एक दे रखे हैं, एक डजन, और 12 अंडे, 12। ठीक है, तो मेरे को एक एक में निकालना है, तो यहाँ पर तो एक में ही था ना, तो मेरे को नहीं निकालना पड़ा, तो यहाँ पर मुझे 12 का नहीं, वहाँ पे एक होना चाहिए, एक में पता होना चाहिए, इसी को तो बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो एक में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इस 12 को नीचे भेज देना है, 12। ठीक है, और अब निकालना है कि पूछा हुआ कितने में, 18 में पूछा हुआ है, तो 18 में कितने हो जाएंगे, 1 अपॉन 12 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 3/2 मतलब 1.5 डजन। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है। ठीक है, तो देख, जब मेरे पास 1 का आ जाएगा ना, 1 का आ जाएगा, पहले मेरे को कोशिश करनी है 1 का निकालना है, तो यहाँ पर तो पहले 1 में ही दे रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1 का निकालने को तो यूनिटरी मेथड बोलते हैं, यूनिट मतलब 1। ठीक है, तो फिर जितने में पूछा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 18 में पूछा था, तो 1/12 को मैंने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 3 में पूछा हुआ था, तो 12 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देख, समझ में आ गया। अब और सीखते हैं। देख, 2 बच्चे 6 रोटी खाते हैं, 2 बच्चे कितनी रोटी खाते हैं, 6 रोटी खाते हैं, पहली लाइन है दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो 12 बच्चे कितनी रोटी खाएंगे, 12 बच्चे कितनी रोटी खाएंगे, तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, रोटी निकालनी है ना। तो मैंने एरो के इस साइड क्या लिखना है, रोटी लिखनी है, और इस साइड क्या लिखना है, मैंने बच्चे लिखना है, क्योंकि बच्चों में से निकालना है 12 बच्चे कितनी रोटी खाएंगे। तो जो जहां से निकालना है, मतलब बच्चों में से निकालना है, क्या निकालना है, रोटी निकालनी है, तो रोटी को मैंने राइट साइड लिखा। ठीक है, और पहली लाइन में क्या लिखता हूँ, जो मुझे पता है, जो मुझे दे रखी है। रोटी कितनी दे रखी है सर, 6 रोटी दे रखी है, और कितने बच्चे खाते हैं, 2 बच्चे खाते हैं। ठीक है, तो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, इसको मेरे को एक करना है, यूनिटरी मेथड। तो 1, तो 1 क्या हो जाएगा, 6/2। ठीक है, तो निकालना कितने में है, 12 बच्चों में निकालना है, तो 12 बच्चों में कैसे निकालूंगा, 6/2 को किससे इंटू कर दूंगा, 12 से, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो 6 6 जा 36, मतलब 12 बच्चे 36 रोटी खाएंगे। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं अपन यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड अगर आपको लगाना आ गया ना, आपका मोल कंसेप्ट का 30 से 40% डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 रोटी को कितने बच्चे खाते हैं, 2 बच्चे खाते हैं। ठीक है, तो 24 रोटी को कितने बच्चे खाएंगे, मतलब हमको निकालना है, बच्चे निकालना है, बच्चे 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 निकालना है, तो बच्चे को मैंने राइट साइड लिखा। और कहाँ से निकालना है, रोटी से निकालना है, तो रोटी को मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देख, पहले हमको वो लिखना होता है जो हमको चीज दे रखी है। तो बच्चे कितने दे रखे हैं, 2 बच्चे दे रखे हैं, कितनी, और रोटी कितनी दे रखी है, 6 रोटी दे रखी है। तो यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 मैं निकालता हूँ। तो 1 निकालने के लिए 6 को 2 के नीचे भेजना पड़ेगा, ये। और मुझसे पूछा कितने में, 24 में, तो 24 क्या करना है, तो 2/6 इंटू 24, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मतलब 24 रोटी कितने बच्चे खाएंगे, 8 बच्चे खाएंगे। तो इसको बोलते हैं अपन यूनिटरी मेथड। अपने को पहले 1 में निकालना पड़ता है, फिर जितने में पूछा हुआ है उतने में निकाल दो। समझ में आ गया, ये हो गया अपना यूनिटरी मेथड। अब ध्यान से देख, अब 1 मोल है, 1 मोल में ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 1 मोल में ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 16 ग्राम। 16 ग्राम होते हैं ना 1 मोल में। अब देख, ऑक्सीजन है 8 और 16, यही तो होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि 1 मोल में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 16 ग्राम है। ठीक है, ये लाइन इन्होंने दे रखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये, कि 3 मोल में ऑक्सीजन के एटम बताओ, 3 मोल में ऑक्सीजन के एटम बताओ। मतलब हमसे पूछ क्या रखा है, पूछ क्या रखा है, ऑक्सीजन के एटम पूछ रखा है। सॉरी, ऑक्सीजन के एटम नहीं पूछ रखा, ये पूछ रहे हैं कि 3 मोल में ऑक्सीजन एटम के कितना मास होगा, मतलब कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट पूछा हुआ है इन्होंने। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, और कहाँ से पूछा हुआ है, मोल से पूछा हुआ है, 3 मोल से, मतलब मोल से पूछा हुआ है। एरो के राइट साइड हमको वो लिखना होता है जो चीज हमको पूछी हुई है। जैसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं ग्राम बताओ, ग्राम मतलब मॉलिक्यूलर वेट ना, तो मॉलिक्यूलर वेट बताओ। और कहाँ से पूछ रहे हैं कि मोल में से बताओ कि 3 मोल में कितने होंगे, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो पहली लाइन मुझे वो लिखनी होती है जो मुझे पता होती है। देख, 1 मोल में कितने हो गए, 16 ग्राम हो गए, 1 मोल में 16 ग्राम। तो 1 का मुझे पता ही है, तो 1 का तो पता ही है अपने को, यूनिट मेथड मतलब लगा हुआ है। तो सीधा किसका निकालना है, 3 का निकालना है। तो 16 इंटू 3, 16 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 ग्राम। कितना सिंपल है, मतलब यूनिटरी मेथड लगाना अगर हमको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख, ऑक्सीजन एटम के 16 ग्राम में 1 मोल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम के 8 ग्राम में कितने मोल होंगे। अपने को कुछ नहीं करना, ऐसे लाइन बनानी है। यहाँ हमको लिखना है कि हमसे पूछा क्या गया है,
कितने मोल, मतलब मोल पूछे हुए हैं तो यहाँ मोल लिख दिया मैंने। और कहाँ से पूछे हुए हैं, ग्राम से, मतलब मॉलिक्यूलर वेट से, तो यहाँ मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया। ठीक है, तो पहली लाइन मुझे वो लिखनी होती है जो मुझे दे रखी है, जो मुझे पता रहती है। तो देख, एक मोल, यहाँ लिख दिया मैंने एक मोल। देख कितना, 16 ग्राम, यहाँ लिख दिया मैंने 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 16 होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर तो 1 होना चाहिए, क्योंकि हम यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं। तो 1 लिख दिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा 1/16। और पूछा हुआ कितने में, 8 में पूछा हुआ है, तो 8 में कैसे निकालेंगे, 1/16 इंटू 8। 8 1 8, 8 टू 16, इसलिए 1/2, 1/2 को बोलते हैं 0.5, 0.5 मोल होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं आपको 6th क्लास में लेके चला गया? नहीं मेरे भाई, अगर आपको यूनिटरी मेथड करना आ गया ना, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है यार। अगर आपको यहाँ पे एरो बनाना है, एरो के राइट साइड हमको वो चीज़ लिखनी है जो हमसे पूछा गया है, और एरो के लेफ्ट साइड हमको वो चीज़ लिखनी है जहाँ से हमसे पूछा गया है। और पहली लाइन हम वो लिखते हैं जो हमको दे रखी है, जो हमको पता होती है। ठीक है, तो अगर हमको ये लाइन पता है ना, अगर हमको ये लाइन पता है ना, तो तुमने देखा होगा ना कि मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस यहीं घूमते हैं मेरे भाई, सारे कंसेप्ट यहीं घूमते हैं, या फिर मोल में, या फिर पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स में, या फिर मॉलिक्यूलर वेट में, या फिर वॉल्यूम में। ये लाइन हमको पता है ना, तो ये इतनी भयंकर लाइन है ना, यहाँ पर तुम अगर इसको चलाना सीख चुके हो ना, तो तुम्हारे 30 से 40% जो मोल कंसेप्ट का डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। अगर तुम इस ये जो मैंने येलो कलर से बना रखा है, इसको अगर तुम चलाना सीख गए तो ये बहुत भयंकर है। कोई फॉर्मूले कुछ नहीं याद करने तुमको, तुम जाओगे ना अच्छे अच्छे टीचरों के पास भी, तो वो तुमको फॉर्मूले रटवाते रहेंगे, फिर वो बहुत झंझट होता है। अगर तुमको यूनिटरी मेथड चलाना आ गया, अगर तुम 6th क्लास में पढ़े हो और तुमको यूनिटरी मेथड चलाना आ गया ना, तो तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली मोल कंसेप्ट में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस तुमको ये याद रखना है। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं ये मैंने तुमको बता दिया। Na पार्टिकल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, Na एटम्स भी बोल सकते हैं, और Na आयंस भी बोल सकते हैं। और Na को बोलते हैं अपन एवोगैड्रो नंबर। और ये कितना होता है 6 × 10⁻23। ठीक है, तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स? सर 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल में सर कितने मॉलिक्यूल्स? सर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देख, और ये किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। जैसे मैं बात करूं O2 की, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 32 हो गया ना, 32 ग्राम। तो मतलब मैं बोलूंगा कि एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 32 ग्राम होगा। मैं बोलूंगा 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना ग्राम होगा, कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा? सर 32 ग्राम होगा। मतलब ये जो 4 लाइन है ना, ये मोल, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस, मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम, ये सबको मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता हूँ, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट याद रख लेना। किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट, जैसे मैं NH3 लिख दिया मैंने, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, और हाइड्रोजन कितना हो गया 13, तो ये 17 हो गया ना, 17 ग्राम। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 ग्राम होता है। मतलब मैं बोलूं कि अमोनिया के एक मोल में 17 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हुआ उसका। ठीक है, समझ में आ गया? मैं या फिर बोलूं कि अमोनिया के 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स में कितना ग्राम? सर 17 ग्राम। मतलब ये जो 4 चीजें है ना, इनको मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता हूँ, और जो चीज मुझे पूछी हुई है फिर मैं यूनिटरी मेथड लगा के निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब देख, और ये किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट STP। और 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर। तो अगर मिलीलीटर में पूछा हुआ है तो 22400 करना। ठीक है, वैसे तो लीटर में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं, ये आपको चलानी आ गई, ये आपको चलानी आ गई ना, तो आपका 30 से 40% जो मोल कंसेप्ट का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो अगला लेक्चर आने वाला है ना, अगले लेक्चर में आपको ये चलाना सिखाऊंगा मैं, ये ब्रह्मास्त्र है मोल कंसेप्ट का। कोई फॉर्मूला नहीं रटवाने वाला, और मैं आपको कुछ भी रटवाने वाला नहीं हूँ। आपको बिल्कुल दिमाग आपका अगर चल रहा है ना, आपका दिमाग चल रहा है ना, तो आपका मोल कंसेप्ट में बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि ये पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं करना अपने को। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, एक मोल में Na पार्टिकल्स, Na मॉलिक्यूल्स, Na एटम्स और Na आयंस। ठीक है सर, इज इक्वल टू
जितना भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका, ठीक है, जिसकी बात भी चल रही है, इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी, 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो ये लाइन अपने को पता होनी चाहिए बिल्कुल हमेशा। मेरे को रात को 12 बजे मैं नींद में सोया हुआ हूँ, कोई मुझे उठा के पूछे कि पूरी लाइन बता दे जो सर ने येलो कलर की करी थी, तो उसको बिल्कुल चेप के देना उसके मुंह पे कि सर 1 मोल में 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स होते हैं, इज इक्वल टू जितना भी उसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ उतना होता है, इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन में दो चीज की बात चलेगी, या फिर मोल और मॉलिक्यूलर वेट की बात चली, या फिर मोल और पार्टिकल्स की बात चले, या फिर मोल और वॉल्यूम की बात चले, या फिर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूलर वेट की बात चले। तो इनमें से किसी दो को पकड़ के इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, हर साल पूछा जाता है मोल कंसेप्ट में, और इस यहाँ से ये बच्चों को समझ नहीं आता बिल्कुल। और अब मैं अगले लेक्चर में आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको बस अगले लेक्चर में मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला, बस जो मैंने ये येलो कलर से करा हुआ है ना, ये आपको चलाना सिखाऊंगा। ये हथियार है, इसको चलाना आपने सीख लिया ना, तो आपका मोल कंसेप्ट आपको डराने वाला नहीं है। तो अगले लेक्चर में बस मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, 30-40 क्वेश्चन कराऊंगा, और वो सब बस इसी को लेकर कराऊंगा कि एक लाइन मुझे पता है तो मेरे 30 से 40 क्वेश्चन मेरे बन गए। ठीक है, ये चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा, फिर आप खुद चला के प्रैक्टिस करना। तो आपको अगर ये चलाना आ गया ना, तो आपकी दिक्कत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ। बाकी जो अगला लेक्चर मोल कंसेप्ट का आएगा, उसमें मैं आपको ये जो येलो कलर से मैंने करा हुआ है, ये जो ब्रह्मास्त्र है, इसको चलाना सिखाऊंगा। और आपने इसको चलाना सीख लिया तो मोल कंसेप्ट का आधा टेंशन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और मोल कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? आज मैंने जितने भी चीजें आपको बताई सारी बेसिक चीजें थी। ठीक है, अगला चैप्टर मतलब अगला लेक्चर जो होगा वो बहुत भयंकर होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको ये चलाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो बाकी आज के लेक्चर में कोई आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।